देखो चैप्टर है एक दल का प्रभुत्व, है ना। आप शांति बना कर रखेंगे। एक दल का प्रभुत्व पहले चैप्टर का नाम पता था, वन पार्टी, है ना, है ना। वन पार्टी के पहले बोला जाता था। अब के टाइम पे आप अगर बात करेंगे तो एक दल कौन सा दल, जो दल आज़ादी के समय पर था, यहाँ उसी दल की बात होगी जिस दल ने शासन किया होगा। तो आज़ादी के समय पे भारत में सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय कोई राजनीतिक दल था तो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना आपका 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, है ना। इस पार्टी बनाने का मेन मकसद क्या था? एक अंग्रेज अफसर थे A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस बनाने का मुख्य था कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने में अपनी बातों को रखेंगे। इसके लिए ये पार्टी बनाई गई। 47 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है ना, आज़ादी के टाइम पे गांधी जी ने कहा कि हमें हमारा कांग्रेस बनाने का इकलौता मोटो था कि देश को आज़ाद करवाना है। अब देश तो आज़ाद हो गया है, तो अब कांग्रेस का कोई काम नहीं रहता है। अब कांग्रेस रख के क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस को हम डिसॉल्व कर देते हैं, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। नेहरू जी इस पे अड़ गए कि नहीं, कांग्रेस को हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और भारत में राजनीति की शुरुआत करेंगे। अब उस टाइम पे क्या था कि अलग अलग लोग अलग अलग पंथ को मानने वाले थे। रशिया में क्रांति हो चुकी थी, लेनिन जो आपका मार्क्स और लेनिनवाद की क्रांति थी, रूस की क्रांति। उसके बाद वहाँ से साम्यवाद, कम्युनिस्ट का प्रभाव, रशिया तो हमारा पड़ोस में ही है, वो प्रभाव यहाँ तक भी पहुँचा, भारत तक। साम्यवादी क्रांति चाइना में चल रहा था, वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी, तो भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव आया। तो कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और शुरुआती तौर पे हिंदू महासभा, ये पार्टियां ही थी। जो बाकी पार्टियां, कांग्रेस अगर मान लीजिए पर्वत के समान था, ये सारी पार्टियां बहुत छोटे स्तर पर थी और इनके सामने बहुत कम पड़ रहे थे। अब डिसाइड हुआ कि हमने अपना संविधान बनाना स्टार्ट किया। अब हमारे पुरखों ने डिसाइड किया कि हमें देश में एक ऐसा संविधान बनाना है कि जहाँ जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्रभावी तरीके से चलाए। लोकतंत्र चलाने के लिए हमारे देश का संविधान बना, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अंगीकृत पूछेगा ना आपसे, इसका मतलब ये होता है कि बन के तैयार होना, बनकर तैयार होना, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, भारतीय संविधान को, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उनके साथ 7 सदस्यीय एक टीम भी थी जो इस पे काम कर रही थी। संविधान बना। अब लोकतांत्रिक देश का संविधान है, डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ये इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए कि लोग आएंगे तो वो चुन के आएंगे देश के विकास करने के लिए। ऐसे तो है, राजतंत्र है नहीं कि राजा का बेटा राजा आएगा। अब तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कौन आएगा? तो शासक वर्ग होगा, शासन करेगा। वो किसके द्वारा चुन के आना चाहिए? वो जनता चुन के भेजेगी। जनता जिसको पसंद करेगी वो शासन करेगा देश पर। अब इस डिसीजन के साथ क्या हुआ, हमने डिसाइड किया संविधान बनते ही कि 1950 में ही हमने एक क्या किया, हमने 1950 में कि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन बनाया, चुनाव आयोग, है ना। इलेक्शन कमीशन हमने इसलिए बनाया ताकि इस देश में चुनाव को करवाया जा सके, ठीक है ना। तो चुनाव करवाने के लिए 1950 में जनवरी में इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अब संविधान बनने के बाद ही इलेक्शन कराने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है कि इलेक्शन कराया जाए। अब देखिए, कह तो दिया गया कि इलेक्शन होगा, लेकिन जब
संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हम देश में सार्वभौमिक मताधिकार के थ्रू, जिसकी आयु उस टाइम पे 21 वर्ष थी, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, चुनाव कराएंगे। तो सबने कहा अरे इससे बस का नहीं है, ये इतना बड़ा देश है और इतना सारे लोग अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं, इनके बीच में चुनाव करवाने जाओगे, पता लगा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया और ये पूरे डेमोक्रेसी कुछ होने जाने वाला नहीं है, चुनाव उनाव एक्टिव नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा सा कंट्री था। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे मैगजीन्स ने विरोध किया, IAS ऑफिसर्स ने विरोध किया कि ये यहाँ चुनाव करवाना उतना अच्छा नहीं रहेगा, ये चुनाव कुछ भी कारगर होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया शुरू की गई। बहुत ही जटिल प्रक्रिया था। उस समय के हिसाब से जो आपके एडल्ट वोटर थे उनकी संख्या थी टोटल 17 करोड़। 17 करोड़ लोगों में से मात्र 15% लोग पढ़े लिखे थे, 15% लोग। और इन 15% लोगों को बाकी 85% लोग अनपढ़ थे। साक्षर मतलब साक्षर पढ़े लिखे भी नहीं, तुम साक्षर कहो, साक्षर लोग थे 15%, है ना। अब आजकल तुम देख लो, बिहार यूनिवर्सिटी से MA किया वाला भी अनपढ़ होता है, तो कुछ नहीं आता था। BA MA को बैठा लो, कुछ नहीं पता होता है उसको। तो साक्षर की तरफ बात है, साक्षर मतलब नाम लिखने आता हो जिसको, उसमें कितनी बुद्धि होती है। आजकल तुमको दिल्ली में ओपन से किया हुआ BA का बच्चा को बैठा लो, बुद्धि के नाम पे बैल है, कोई बुद्धि नहीं उसके पास। जो नॉर्मल शादी ब्याह होता है ना, तुम B.Ed, एक टाइम पे B.Ed एक फर्जीवाड़ा हुआ करता था कि B.Ed कर लो, फलाने कॉलेज से पैसा दो, पैसा पे B.Ed हो जाएगा, B.Ed हो जाएगा, B.Ed हो जाएगा। वो तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत खींचा है गर्दनिया। और बिहार में BPSC के थ्रू अब टीचर BPSC सेलेक्ट करती है, एग्जाम लेती है, उसके थ्रू आने लग गए, तो कुछ टीचर्स भी अच्छे आने लग गए। तो पहले एजुकेशन का लेवल तो उसी हिसाब का था, बड़े घरों के लोग ही पढ़ते थे। और आपको पता होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, ज़्यादा अमीर आदमी, वो गरीबों की कभी इज्जत नहीं करता है। तो उनके मन में आया कि इस देश में चुनाव कराना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे देश ने डिसाइड किया था 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसको हम कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि हम भारत में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आएंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव लेके आएंगे, जो पहले भी हमारे देश में काम करता आया है। जब देश में पहली बार 51-52 में चुनाव हुआ था, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के थ्रू ही चुनाव हुआ था। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा दोनों का चुनाव एक साथ होगा। अब और समस्या आ गई, कहा जाता है ना, बाल मुड़ाते ओले गिरे, है ना। तो एक तो पहले ही लोकसभा का चुनाव करना बहुत मुश्किल का काम था, ऊपर से अब मुश्किल क्यों था, तो भाई देखो, किसी के घर हिमालय के साइड में था, कोई उत्तराखंड की पहाड़ियों में था, तो कोई तुम्हारा अंडमान निकोबार के समझो कि समुद्र के इलाके में बैठा हुआ है, लक्षद्वीप में कहीं पे है, कोई तमिलनाडु में है, कोई बिहार के किसी गांव में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात। इस पूरे देश में उन इलाकों में जाना, लोगों से मिलना, वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करना, उनको वोटिंग पैटर्न समझाना कि बैलेट पेपर पर कैसे बैलेट पेपर जाएगा। अब तो है गए बटन दबाए चले आए, पहले ऐसा तो नहीं था, बैलेट पेपर सिस्टम हुआ करता था। अब लोगों को जाकर समझाओ कैसे चुनाव देना है, इसको कैंडिडेट है, इस पे आपको वोट दबाना है, पैसे नहीं लेना है, आपको अपना वोट खुद ही देना है। पहले क्या होता था, आदमी आया बोला हाँ भाई दबंग है उस इलाके का, चलो भाई तुम्हारा वोट डला गया, निकल पड़ो। ये आगे कहानी सुनाऊंगा कैसे से होता है। फिर अब देखेंगे उसमें कि जिस टाइम पे इलेक्शन हुआ तो 489 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे लोकसभा की 489 सीटें थी, 489 सीट्स थे, ठीक है ना। अब 489 सीट्स थे, इसके लिए पूरा कंप्लीटली आपका इलेक्शन होता है पूरे भारत में, ठीक है ना। और 3200 विधायक का सीट था। अब ये टोटल इतना ज़्यादा लंबे सीट्स के लिए इलेक्शन कराना, कंडक्ट कराना, वोटिंग डलवाना, इस सारा प्रक्रिया इतना लेंदी था कि एक अंग्रेजी पत्रकार ने कहा था कि नेहरू जी अपने जिंदगी का पहला सार्वभौमिक मताधिकार सिस्टम के तहत चुनाव देखेंगे और जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों अपनाया था चुनाव कराने के लिए। किसी को विश्वास नहीं था कि इस देश में इतने अच्छे तरीके से चुनाव हो सकता है। और इस पूरे प्रक्रिया में 6 महीना लगा। अक्टूबर से ये चुनाव स्टार्ट होता है
51 से और फरवरी 52 तक ये कंप्लीट पूरा चुनाव चलता है। और इस पूरे चुनाव के कवरेज में मतगणना, मतदान, रिजल्ट सब कुछ हुआ। मोस्टली चुनाव आपका 52 में होता है, जनवरी फरवरी में, इसलिए इसको 52 का चुनाव कहा जाता है। चुनाव खत्म होता है और 489 सीट्स में से 364 सीट्स जो है कांग्रेस को मिलता है। ठीक है ना, FTTP सिस्टम जो हमारा है उसके हिसाब से 364 सीट्स कांग्रेस को मिलती है। और कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, उसको 16 सीट मिलता है। ऐसे ही राज्यों के विधानसभा में भी हुआ। त्रावणकोर, मद्रास, ठीक है ना, और उड़ीसा, इन 3 विधानसभाओं को छोड़ करके रेस्ट ऑफ भारत में जितने भी भारत के स्टेट्स थे हर जगह पर कांग्रेस की सरकार आती है। और आप देखेंगे इस कंप्लीट में जहां पर सिंगल पार्टी कांग्रेस का प्रभाव था और कोई पार्टी पनप भी नहीं रही थी, फिर भी टोटल वोट का, जो भारत का टोटल वोट था उसका जस्ट 45% वोट प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू जी को मिलता है। तो टोटल वोट आप देखेंगे 45% जनता ने नेहरू जी को तब सपोर्ट किया था जब देश में कोई और पार्टी ही नहीं थी, कोई और पार्टी को लोग जानता भी नहीं था, कोई और नेता भी नहीं था। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 3rd टर्म में आकर के सरकार बना जाना ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं हो सकता है जब फर्स्ट टर्म में कोई अपोजिशन नहीं है। वो तो ऐसे वाली बात हो गई ना, जैसे मैं चुनाव लड़ने उतर जाऊं, मेरे अपोजिशन में कोई ऑलमोस्ट खड़ा ही ना हो। वो टाइम लोग कांग्रेस ही जानता था और किसी पार्टी को कोई जानता नहीं था। तो 45% लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 52 में चुनाव होता है, फिर 57 में चुनाव होता है और 62 में चुनाव होता है। ये 3 टर्म्स चुनाव होता है और तीनों टर्म्स में कांग्रेस जो है विजयी रहती है क्योंकि उनके ओपोजिशन में कोई पार्टी अभी तक उभर करके नहीं आई। अभी आज देख लीजिए ना आप, कांग्रेस जो है, बीजेपी तो 84 में बनी, भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम पे कांग्रेस था। कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करते थे, कुछ लोग हिंदू महासभा, बाद में जनसंघ, ऐसे करके वोटिंग शुरू हुए थे। तो शुरुआती से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा दबदबा कांग्रेस का भारत की राजनीति पर शुरुआती दौर से ही रहा है। इसीलिए इसको कहा गया है एक दल का प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब दबदबा, कहता है ना, दबदबा है, दबदबा रहेगा, हाँ दबदबा बना रहेगा। तो कांग्रेस का दबदबा रहा और नेहरू जी 3 टर्म्स भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है ना। और अब देखिएगा बात कि हम मोटे तौर पर देखेंगे कि इस चुनाव को मील का पत्थर भी कहा गया कि ये चुनाव भारतीय राजनीति का मील का पत्थर था क्योंकि बहुत समस्याएं हुई। अब समस्याएं क्या हुई कि 17 करोड़ वोटर तो वोट डालने गए। अब देखो समस्या क्या होता है, पहले जमाना में क्या होता था, गांव देहात में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी और महिलाओं का नाम भी आसपास किसी को पता नहीं होता था। तो लोग पूछता था कि उसका नाम क्या है, तो कहते था फलाने की बीवी, चिलाने की बीवी, है ना, रामपुर वाली, भगतपुर वाली, ऐसे करके लोग नाम बोल देता था। वोटर लिस्ट में फलाने की बीवी, चिलाने की बीवी। अब सरकारी कर्मचारी तो काम कितना बढ़िया से करता है, तुमको ही पता है, हमको ही पता है। सरकारी नौकरी के लोग लेता ही इसलिए है कि पेट खाली खाना पड़े, काम धाम करना नहीं पड़े। तो वो भी ससुरा खाली फलाने की बीवी लिख करके चला गया और वोटर लिस्ट में फलाने की बीवी आ रहा है तो वोट डालने देगा उसको कभी? तो ये समस्या हो गई। दूसरा, अभी क्या है, अभी मोदी जी भी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, 2 घंटा बाद वो पहुंच जाएंगे उत्तराखंड, 1 घंटा बाद पहुंच जाएंगे कलकत्ता, फिर पहुंच जाएंगे चेन्नई। जमाना हाईटेक हो गया है, फोन लगाएंगे, वो बड़ा बड़ा कैमरा लगेगा, फटाफट स्पीच देंगे, सारा स्पीच मोबाइल फोन पर सर्कुलेट हो जाता है। तब के ज़माना में जब 15% लोग पढ़ा लिखा होता था ना, तो गांव में कहीं कहीं एक आदमी के यहाँ पेपर आता था, वो भी जिसके यहाँ पेपर आता था वो अलग ऐंठ में होता था कि हम अमीर आदमी हैं। पहले खुद पढ़ता था सारा खबर, फिर लोग पेपर पर, लोग पढ़ा लिखा था नहीं, तो एक आदमी पढ़ा, वो पढ़ के अगले को सुनाया कि फलाना नेता ने ये बोला, फलाना नेता ने ये बोला। आज जब दुनिया इतना हाईटेक है, तब तो अमित शाह के वीडियो को एडिट करके प्रचार कर दिया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब पब्लिक मान ली कि आरक्षण खत्म हो जाएगा।
तो उस जमाना में जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे तब सोच लो कितना दिक्कत हुआ होगा हर नेताओं को। अब जो पार्टी है, अब सारे नेता तो नेहरू जी की तरह अमीर नहीं रहे होंगे कि जो हवाई जहाज से चले, अब विदेश से कपड़ा धोवा के ले आए और फॉरेन से सिगरेट आ रहा है। कुछ नेता तो गरीब लोग भी रहे होंगे हैं। राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे जो पैदल चला करते थे, ऐसे नेता भी तो थे, लेकिन लोहिया को आप नहीं जानते हैं, आप लोहिया को नहीं जानते हैं। तो गरीब नेता भी तो थे उस टाइम पे। वो चुनाव प्रचार कैसे करते रहे होंगे, कहीं गया, लोगों से मिले, डोर टू डोर कैंपेन किया, है ना। सब नेता का चार्म तो ऐसा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ 4 जगह चुनाव लड़े थे जब 52 का चुनाव था, प्रथम चुनाव में। तो उन लोगों के पास संसाधन नहीं था, एक झोला होता था लेकर लटकाए निकल पड़े चुनाव लड़ने के लिए। गली गली गए, लोगों से मिले, संपर्क किया, खुद पर्चा टांगा, पर्चा पोस्टर लगाया। मोदी जी दरी वरी बिछाते थे जब अपने शुरुआती दिनों में थे, तो कुर्सी लगाना, दरी लगाना, बेंच लगाना पार्टी के लिए, बैनर पोस्टर चिपकाना। नेता वही होता है जो ग्राउंड लेवल से उठ करके आता है। चांदी के चम्मच से ले, मैं राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को नेता क्यों नहीं मानता? हाँ, उनके बाप लोगों को नेता मानता हूँ, राहुल गांधी बाबू नेता नहीं मानता मैं लालू यादव को नेता मानता हूँ, मैं मुलायम सिंह यादव को नेता मानता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत गरीबी से उठ के आया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तब जाके नेता बना। अब राहुल गांधी कौन स्ट्रगल किया है? देख रहे 1952 से लेकर के 2014 तक इस आदमी का परिवार सरकार में रहा, 1-2 टर्म छोड़ करके। तब अगर कहते मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं आरक्षण बढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो घटा दूंगा, तब क्या कर रहा था भैया? तू, तेरा ही परिवार था ना, तब कर देता तू ये सब काम। तो इसलिए पूरा चुनाव तीन चुनाव था, 62 तक तो कम्प्लीटली ऐसा था कि 62-67 तक कि कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस कैसे बिखरता है, उसमें कैसे टूट होती है, और कांग्रेस का 2 भाग होता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, कैसे बिखराव होगा। फिर देखेंगे कैसे इमरजेंसी लगता है, और फिर इंदिरा गांधी अपना वर्चस्व कैसे बनाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है। यहाँ से असली गेम जो है कांग्रेस के अंदर शुरू होता है। आज कांग्रेस के अंदर से निकलने वाली 10 पार्टियां हैं जो कांग्रेस को छोड़ के अलग हो चुकी है, चाहे एनसीपी हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, तृणमूल हो। ममता बनर्जी भी कांग्रेस लीडर थी, पता है आप लोग? ममता बनर्जी, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी, ये सारे कांग्रेस लीडर थे। तारिक अनवर, ये सब अलग हो करके अपनी पार्टी बना करके आज काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस किस तरह से विभाजित होता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। थैंक यू।